इंडियन एयरफोर्स 92 वर्षों की ग्लोरी के साथ शान से आसमान को अपने नाम करने वाली सेना, आकाश में गूंजने वाली वो गरज जो दुश्मनों के दिल में डर और देशवासियों के दिलों में गर्व भर देती है। ये सिर्फ एक सैन्य बल नहीं, बल्कि वो अदम्य शक्ति है जो बादलों को चीरकर आसमान में विजय पताका फहराने में समर्थ है। नमस्कार, ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं इसकी सूत्रधार शैलजा। वायुसेना का इतिहास अदम्य साहस और बलिदान की कहानियों से भरा है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये वो ढाल है जो देश को अनदेखे खतरों से बचाती है और जब बात अटैक करने की आए तो बहुत ही घातक है। भारतीय वायुसेना का हर जवान एक सितारा है जो देश के आसमान को हमेशा रोशन रखता है। और आज हम इंडियन एयरफोर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके 50 से ज्यादा जाबाज वायुवीर एक नई गौरव गाथा लिखने के लिए निकल चुके हैं, पर इस बार आसमान पर नहीं, 7000 किलोमीटर की कार रैली करके, जिसे आयोजित किया गया है इंडियन एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी पर। अच्छा सुनिए, इसे कोई साधारण रैली या यात्रा समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये कार रैली है जिसका नाम है वायुवीर विजेता। सी लेवल से 3068 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे वायुसेना स्टेशनों में से एक लद्दाख के एयरफोर्स स्टेशन थॉइस से शुरू होकर दुर्गम पहाड़ियों, घाटियों, बर्फीली हवाओं, चोटियों और कठिन रास्तों को पार करेगी, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती और रोमांच से इनका सामना होगा। 7000 किलोमीटर यानी अर्थ के रेडियस जो कि लगभग 6300 किलोमीटर है, उसे ये 50 से अधिक जाबाज वायुवीर पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचेंगे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के वेटरन्स के साथ ही महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि इस रास्ते में वे 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पार करेंगे। दोस्तों, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 92nd एनिवर्सरी मनाई और इसी सिलसिले में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 1 अक्टूबर को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली से वायुवीर विजेता कार रैली को लेह के लिए रवाना किया और ये संदेश दिया। भारतीय वायुसेना वीरता, पराक्रम और नवीन ऊंचाइयों के लिए जानी जाती है। दुर्गम चुनौतियों को स्वीकार कर सदैव विजयी होना भारतीय वायुसेना के स्वभाव में है। वायुवीरों के स्पर्श से आकाश दीप्तिमान हो उठता है। गगन भी उनके साहस और पराक्रम के आगे अपना सिर झुकाता है। वायुसेना युद्ध और शांति के समय देश की रक्षा और नागरिकों को आपदा से मुक्त कर बचाने का कार्य बहुत निष्ठा से लंबे समय से करती आ रही है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियां भी हासिल की हैं और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है और हुआ भी है। और मुझे स्वयं फ्रांस से राफेल युद्धक विमान की आगवानी करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम मेक इन इंडिया के प्रभावी मार्ग से वायुसेना को और अधिक प्रहारक क्षमता युक्त करने की दिशा में सदैव कार्य कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ पर विश्व के सबसे दुर्गम और ऊंचे हवाई अड्डों में से एक थोइस, जो सियाचिन के आधार में है, वहां से अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रसिद्ध बौद्ध मठ के नगर तवांग तक की साहसिक कार यात्रा आयोजित कर रही है, जो उत्तराखंड युद्ध स्मारक के वीरों के साथ साझेदारी में है। और जिन नगरों से रैली गुजरेगी, इन दोनों के साथ छात्रों और वायुसेना के अधिकारियों के साथ संवाद होगा और इससे नौजवानों में वायुसेना के प्रति स्वाभाविक रूप से उत्सुकता बढ़ेगी और नौजवानों में सशस्त्र सेना परिवारों के प्रति एक आकर्षण भी पैदा होगा और साथ ही सम्मान का भाव भी पैदा होगा। चलिए, इस स्पेशल संदेश के बाद इस खास कार रैली के बारे में आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियल फ्लैग ऑफ 8 अक्टूबर को लद्दाख के थॉइस से किया गया और 29 अक्टूबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचकर इसका समापन होगा। इस रैली में अलग अलग लेग्स पर भारतीय वायुसेना के कई पूर्व सेनाध्यक्ष भी जुड़ेंगे और अभी मेरे साथ हैं फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, रिटायर्ड, जो हमें बता रहे हैं कि इस रैली का मकसद क्या है। इतने बड़े स्तर पर इस कार रैली से देश के युवाओं के लिए क्या खास संदेश है।
ये रैली का महत्व बहुत ज़्यादा है, खाली इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बट देश के लिए, क्योंकि देश के युवाओं का इस रैली के थ्रू पता चलेगा, इंडियन एयरफोर्स के बारे में विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके बारे में फिर वो और अंदर इन डेप्थ पढ़ेंगे, देखेंगे। एंड नॉट ओनली इंडियन एयरफोर्स बट डिफेंस सर्विसेज के बारे में ज़्यादा एक तरह से एक एडवर्टाइजमेंट होगा, एक यूथ में एक उत्साह होगा कि और जाने और ज्वाइन करें। सो जहाँ भी ऐसी रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, एंड आप जानते हैं जो इंडियन एयरफोर्स अपने फ्लाइंग डिस्प्लेस करती है अक्रॉस द कंट्री, ये सब एक तरह से स्ट्रेटजी होती है ताकि यूथ के पास रीच थोड़ा सा बढ़े और उनको बताया जाए कि हम डिफेंस सर्विसेज में क्या कर रहे हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस एयरफोर्स क्या क्या कर रही है। तो ये एक तरह से यूथ को डिफेंस सर्विसेज में मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीका बन जाता है। एंड ऑल्सो एज एन एक्टिविटी, एक कार रैली over this distance, starting from Thois, the highest of places, and going on to Arunachal, across the country. So there is a message of going across the country, there's a message of integration, there's a message of nation first, there's a message on importance of national security issues. तो ये सब को देखते हुए ऐसी एक्टिविटीज का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर, देयर इज अ मैसेज ऑफ नेशन फर्स्ट। और जब हम देश की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बाणी, और ये यात्रा तो 7,000 किलोमीटर की है। ऐसे में आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस रैली के दौरान कई पड़ाव भी होंगे जहां रुककर वहां के लोकल्स के साथ, बच्चों और युवाओं के साथ एयरफोर्स ऑफिसर्स इंटरैक्ट भी करेंगे। ऐसे में एक वृहद कल्चरल डाइवर्सिटी को भी कवर करेंगे और लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाएंगे? जहाँ जहाँ रैली रुकेगी वहाँ स्टूडेंट्स के साथ में, वहाँ लोकल पॉपुलेशन के साथ में, वहाँ पे लोकल लीडरशिप के साथ में इंटरेक्शन, एंड वहाँ का जो एयरफोर्स यूनिट्स हैं या आर्मी यूनिट्स हैं, डिफेंस यूनिट्स हैं, वो इंटरेक्ट होते हैं। सो ये रैली जहाँ जहाँ भी रुकती है वहाँ पर इस लेवल के इंटरेक्शन के साथ ही ये सारी चीज़ें स्प्रेड होती हैं। तो आप समझ सकते हैं राइट अक्रॉस कंट्री, जैसे थॉय से लेके अरुणाचल तक, सब जगह जहाँ रुकेंगे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी ओवर 1 मंथ। तो ये एक बहुत एक तरह से फोकस्ड अप्रोच हो जाती है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर इस बारे में बताते चलें कि आखिर देश के किन किन हिस्सों तक इस कार रैली के माध्यम से पहुंचा जाएगा। तो सबसे पहले लद्दाख के थॉय से शुरू करते हुए आसमान छूते ऊंचे पहाड़ों से होते हुए ये कार रैली लेह पहुंचेगी। फिर करगिल, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, जहां आगरा, लखनऊ, गोरखपुर से होते हुए बिहार में दरभंगा, वेस्ट बंगाल में बागडोगरा, हासीमारा को पार कर असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेगी और इसके बाद तेजपुर की ओर रवाना होगी। तेजपुर पहुंचने के बाद बचेंगे बस 2 स्टॉप, अरुणाचल प्रदेश का दिरांग और फिर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तवांग, विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर, ये कार रैली उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगी और देश के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो इसमें 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की अहम भूमिका दिखती है, क्योंकि यहाँ है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। और ऐसे में मेक इन इंडिया पर बात करना भी जरूरी है। आपने एक लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स का प्रतिनिधित्व किया है, तो आप डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों को कैसे देख रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स भविष्य में कितनी सक्षम और सशक्त है? जहाँ तक मेक इन इंडिया का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं ताकि मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर बनने के लिए हम काफी सारी एक्टिविटीज फ्रॉम रिफॉर्म प्रोसेस, प्रोसीजरल प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, फाइनेंशियल रिफॉर्म, सो कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जहाँ तक एयरफोर्स का सवाल है, आप देखिए पहले ज्यादातर इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट इक्विपमेंट इंपोर्ट होता था। अब हमारे देश में LCA बन रहे हैं, 40 ऑलरेडी आ गए हैं, 83 का ऑलरेडी ऑर्डर है, 97 का और ऑर्डर आ रहा है, LCA Mark 2 ऑलरेडी बन रहा है, M का 5th जनरेशन फाइटर हमारे देश में बनेगा। सो ये सारे आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेप। ये तो फाइटर्स के बारे में जानकारी ज्यादातर लोगों को होती है। इसी तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो रेडार क्षेत्र हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स की प्रोडक्शन में हो, अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी मेक इन इंडिया C295 में हुआ है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स के में बहुत सारी तरक्की हुई है। एयर टू एयर वेपन्स, एयर टू ग्राउंड वेपन्स में तरक्की हुई है। हमारे अपने इंडिजिनस नेटवर्क्स बनाने में तरक्की हुई है और अब साइबर और स्पेस में बहुत सारा काम हो रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता ड्राइव में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और बहुत सारी सफलताएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी अपनी प्रोडक्शन से, हमारे अपने डिजाइन से उस मीट किया जाएगा और वो सबसे बड़ा कदम होगा आत्मनिर्भरता की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। And here I also have Group Captain Ramesh Chandra Tripathi retired with me. Sir,
इस कार रैली के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी इसका हिस्सा हैं। आप 3 दशकों तक इंडियन एयरफोर्स में सेवारत रहे हैं और इस कार रैली में आप वायुवीर की भूमिका निभा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाउ इज द जोश सर? It is a very new concept. Not only that, the serving personnel are getting the opportunity to go and reach the youth of the country and tell them all about the armed forces. Armed forces is not about just holding the guns and firing into the enemy. It is also the adventure and many other spirits that imbibe the qualities of the armed forces. जी, और यहाँ मेरे साथ एक और वायुवीर हैं जो इस कार रैली का हिस्सा बन रहे हैं। ग्रुप कैप्टन मुनीश शर्मा, रिटायर्ड। सर, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले इस रूट के बारे में बताएं और रैली के दौरान बहुत सारे इंटरेक्शंस भी होंगे युवाओं से, बच्चों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से। कृपया उसके बारे में बताएं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? ये जो रैली शुरू हो रही है ये कोल्डेस्ट डेजर्ट और द कोल्डेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड बोलते हैं, लद्दाख, हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ खरदुंगला। हम वहाँ से निकल के लेह, कारगिल, श्रीनगर होते होते नीचे आएंगे, चंडीगढ़, देहरादून। और जब हम उन लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक जो टुगेदरनेस का जो जज्बा होता है, चाहे हम किन्हीं भी क्षेत्रों से निकले, देहरादून से हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली से हम यूपी से बिहार होते हुए, फिर वेस्ट बंगाल होते हुए, और हम ये फाइनली तवांग में जाके इस रैली को ख़त्म कर रहे हैं। जिन भी लोगों से हमारी मुलाकात होगी उनमें ये संदेश पहुंचेगा कि हाँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि जहाँ पर हम सब एक हैं। मतलब हमारे भारतीय वायुसेना में या सेना में कभी क्षेत्रीयता पे बल नहीं दिया जाता, हम सब एकजुट होकर ही रहते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि जब हम ये सब अलग अलग राज्यों से निकलेंगे तो वहाँ का जो यूथ है, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि एकता में कितनी शक्ति होती है। इकट्ठा रहने में ही हम सब लोग साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप जिस लक्ष्य के साथ इस रैली के लिए निकले हैं और आप जो मैसेज दे रहे हैं वही इस देश की परंपरा भी तो रही है। एकता में, एक दूसरे के साथ रहने में और साथ देने में ही सभी की ग्रोथ होती है और भरोसा बढ़ने के साथ ही साथ किसी भी बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है। सर, बात करें अ डे इन योर लाइफ ड्यूरिंग दिस कार रैली, क्या कुछ होने वाला है? क्या रोमांच रहेगा? हमारा रैली में जो कार्रवाई शुरू होती है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू होगी, लगभग मौसम के अनुसार, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों से गुजर रहे हैं। तो कुछ जगहों पे हमारा दिन शायद 5 बजे शुरू होगा, कुछ जगहों पे 6 बजे शुरू होगा, और शायद कुछ ऐसे क्लाइमेट कंडीशन होंगे जहाँ पर हम सुबह 4 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआती फर्स्ट काम जो होता है वो ये होता है कि आप अपने अपने व्हीकल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। हम जो भी हमारे पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज है उसके आधार पर, साथ में जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी इंस्पेक्ट करेंगे। गाड़ियों की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है और जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं हमें भी वो सेफ्टी रखना है। उसके आधार पे चलेंगे। तो जो फर्स्ट लेग होता है वो जनरली हमारा लॉन्गेस्ट लेग होता है, क्योंकि हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और किसी भी हिली टेरेन में आमतौर से जो मॉर्निंग का सेशन होता है, मतलब दोपहर से पहले का जो वक्त होता है, वो जनरली अच्छा होता है। उसके बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना रहती है। तो हमारे ज़्यादातर रैलीज हम जब शुरू 6 बजे से कर रहे हैं, उसके बाद 1 या 2 ब्रेक बीच में लेके हम जनरली लंच के लिए किसी एक जगह पे रुकते हैं। 12 बजे के आसपास वो हमारा अर्ली लंच होता है। और कोशिश ये रहती है कि हमारी जो डेस्टिनेशन है उस पर हम 3 से 4 बजे तक पहुंच जाएं। जो प्लेन्स वाले एरिया है वहाँ पर हमारे कुछ प्लान्स के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे हम एक दिन में थोड़ा लंबा दूरी तय कर सकते हैं, तो उन जगहों पर हम शाम को 5 बजे तक भी और 6 बजे तक भी खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहे, सब कुछ अपने अनुकूल परिस्थिति में रहे, तो हमारा प्लान है, जो हमारा डेजिग्नेटेड स्पॉट है, जो हमारा डेस्टिनेशन हमने रैली में प्लान किया है पॉइंट वाइज स्टे करने का, हम वहाँ पर 4 बजे तक, 3:30 से 4 बजे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। This is sounding very exciting and I'm very sure that you all are going to fulfill the aim of this rally, which is लोगों में इंडियन एयरफोर्स के गौरवशाली इतिहास, बहुत से युद्धों और बचाव अभियानों में वायु योद्धाओं की वीरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं में ये जज्बा पैदा करना कि वे देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए किस तरह से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनकर अपना योगदान दे सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को विराम देने का समय आ गया है, पर उससे पहले हमारे आज के तीनों खास मेहमानों का एक बहुत ही खास मैसेज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं जो इस समय हमें सुन रहे हैं। सबसे पहले एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया रिटायर्ड सर का मैसेज।
मैं यूथ को तो यही बोलूंगा कि इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही केपेबल फोर्स है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फोर्स है। आज की तारीख में हमारी कैपेबिलिटी किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स सक्षम है। आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एंड जो एंट्री प्रोसेस है, अगर आप अग्निवीर के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करिए। ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है जिसके अंतर्गत आप पहले 4 साल के लिए आते हैं एंड उसके बाद परमानेंट इंडक्शन होता है 25% का। इस स्कीम के अंदर आपको दोनों सुविधाएं हैं। आप आके 4 साल काम करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे और सक्षम बनेंगे, इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह समझेंगे, फिर एज पर मेरिट 25% रहेंगे। दूसरों को सारी फैसिलिटीज, सारी सपोर्ट दी जाएगी कि आप CAPF में और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन की है, उन सब सर्विसेज में जा पाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर पाएं। एंड जो आपने डिसिप्लिन, जो इथोस एंड जो कल्चर एयरफोर्स में सीखा है, डिफेंस सर्विस में सीखा है, उसको आप बाहर एज नेशन बिल्डिंग स्प्रेड कर पाएं। ये था एंट्री स्कीम जहां तक अग्निवीर का सवाल है। दूसरी एंट्रीज एट हायर लेवल एयरफोर्स ऑफिसर्स सिलेक्शन में काफी सारी एंट्रीज होती हैं, या तो NDA के थ्रू या ग्रेजुएशन करके थ्रू द ट्रेनिंग कॉलेजेस। उसके बारे में आप पढ़िए। एंड ये अगेन एयरफोर्स लीडर्स, आप अगर इंडियन एयरफोर्स में एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं किसी भी ब्रांच में, चाहे वो पायलट्स हो, चाहे टेक्निकल ऑफिसर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मेटीरियोलॉजी हो, एज डॉक्टर्स डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है, बहुत ही इसमें हार्डवर्क होता है एंड उसी के साथ में बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। यही मेरा यूथ को संदेश है। थैंक यू सर। दोस्तों, अब आपके लिए एक खास संदेश ग्रुप कैप्टन रमेश चंद्र त्रिपाठी रिटायर्ड सर की तरफ से। हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है, उसको सिर्फ अपने को पहचानने की जरूरत है, उसमें एक बार एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। और लाइफ में बहुत जरूरी है दैट वी मस्ट टेक अ रिस्क। लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और जब भी आप कोई चैलेंजिंग इवेंट के लिए रिस्क लेते हैं, देयर ओनली 2 थिंग्स कैन हैपन। या तो आप सक्सीड हो जाएंगे, उसमें सक्सेसफुल होंगे, या आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल हैं, सो यू विल लीड, यू विल कंटिन्यू, यू विल एक्सेल, यू विल रीच द पिनाकल। But for some reason, if you are not able to do, still, you have gained something, you have an experience, you have a learning, you can rise and shine and again move on. We believe in unity in diversity. फौज में खास तौर से हमारे यहाँ कोई कास्ट, क्रीड, सेक्स या कुछ भी नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, सब एक हैं। आपके अंदर वो जोश जज्बा होना चाहिए देश सेवा का, और इसके अलावा आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, जैसे कि हमें मौका मिला है फौज में रहते हुए और फौज से बाहर होने के बाद भी हम अभी अपना एडवेंचर का पैशन कर पा रहे हैं। फौज ने हमें सम्मानपूर्वक हमारी सेवा को समाप्त किया है, लेकिन फौज हमारे जज्बे से, हमारे अंदर से नहीं निकला है। दैट इज़ वाई वी आर हियर फॉर दिस कार रैली। And last but not the least, Group Captain Munish Sharma, retired, sir, have a really special message for those who are of his age, and this is how he motivates them. एज वेटरन मेरा पर्पस, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि यू नेवर रिटायर्ड, आप टायर भी नहीं होते हो, रिटायर भी नहीं होते हो, और मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि लाइफ हैज टू गो ऑन, वेदर इन सर्विस, इन यूनिफॉर्म और आउट ऑफ यूनिफॉर्म। सो मेरा इस रैली को ज्वाइन करने का पर्पस ये कि शायद अपने एज ग्रुप के लोग या मेरे से जो सीनियर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, जो सिविल में हैं, उनको एक जज्बा दिखा सकूं कि हाँ, अगर आप एक एज ग्रुप में पहुंच गए हैं तो उसके बियॉन्ड भी आप ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। आपकी लाइफ में एडवेंचरस स्पिरिट होना ज़रूरी है, और शायद इन लेग्स को हम जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारा इंटरेक्शन होगा अलग अलग लोगों से, यंगस्टर्स से, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, अगर आपके दिल में कुछ जज्बा करने का है, चाहे वो देश की सेवा हो, चाहे एडवेंचर हो, उसको करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक कदम बाहर निकालना है, और मैं वो कदम निकाल चुका हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी इस एपिसोड की यात्रा का यही अंत होता है। लद्दाख के थोई से अरुणाचल के तवांग तक की ये कार रैली, जो 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित करने का एक अद्वितीय प्रयास है। इंडियन एयरफोर्स के 50 से ज्यादा जाबाज जवान इस मिशन पर निकले हैं, और उनका मकसद हमेशा की तरह बेहद साफ है, हमारे युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित करना। सोचिए, वो जोश, वो जुनून जो इन वीरों को हमारे देश की हिफाजत करने के लिए तैयार करता है। क्या हम भी अपनी तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना हमें यही सिखाती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो,
अगर हिम्मत है तो मंजिल तक पहुंचना पक्का है। तो चलिए इस महान जज्बे को सलाम करते हैं। और एक बात और, जब आपके आसपास से ये कार रैली गुजरे या आपको इंडियन एयरफोर्स के इन ऑफिसर से इंटरेक्ट करने का मौका मिले तो इनका अभिवादन करके सल्यूट जरूर करिएगा। अब मुझे दे इजाजत। रक्षा सूत्र के बाकी सभी एपिसोड्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।